तो अभी हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ सप्लायर्स कवर्ड अंडर आरसीएम। सीरियल नंबर 1 to 9। वैसे तो ये आरसीएम की डिटेल सबके लिए ही इंफॉर्मेटिव है, बट इफ एनी सीए फाइनल स्टूडेंट इज वाचिंग इट देन सीरियल नंबर 1 to 9 इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये 1 to 9 डील करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन गुड्स एंड गुड्स। सिलेबस में नहीं पूछेंगे वो आपसे, so it is only for the information. Okay, so it is what basically reverse charge mechanism is कि वरना जनरली क्या जनरल रूल ये होता है कि सप्लायर को इतने सर्विसेज या फिर गुड्स बेचे या सर्विसेज रेंडर करें, बदले में उसको पैसे मिले। अब उन जो सप्लायर इनवॉइस देगा उस इनवॉइस में जीएसटी लगा के देगा, तो सप्लायर को अमाउंट मिला विद जीएसटी। अब ये जीएसटी के अमाउंट सप्लायर डिपॉजिट कराता है गवर्नमेंट को। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एज द नेम सजेस्ट रिवर्स हो जाता है। तो रिवर्स हो गया मतलब कि सप्लायर नहीं देके अब रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। तो कुछ कुछ कंडीशंस है ऐसी जिसमें रेसिपिएंट पे करेगा। ठीक है, तो जैसे कि स्टार्टिंग की 9 जो है वो गुड्स से रिलेटेड है, उसके बाद सर्विसेज है। तो लाइक फर्स्ट इज परचेज ऑफ कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड, मतलब सिर्फ, और सप्लायर कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट। तो एग्रीकल्चरिस्ट ने ये सप्लाई दिए किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा। ऐसी सेकंड परचेज ऑफ बीडी रैपर लीव्स, तो ये भी सेम है, एग्रीकल्चरिस्ट टू रजिस्टर्ड पर्सन। परचेज ऑफ टोबैको लीव्स, इट इज़ ऑल्सो सेम। परचेज ऑफ सिल्क यार्न, तो एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न वो सप्लायर है। किसी और ने सप्लाई किया तो नॉर्मल चार्ज चलेगा, लेकिन अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने सिल्क यार्न मैन्युफैक्चर किया है और फिर रेसिपेंट को दिया तो वो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा। परचेज ऑफ रॉ कॉटन, अगेन सेम। परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, तो लॉटरी टिकट में सप्लायर कौन होना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। वो आगे सेल करते हैं किसको? सेलिंग एजेंट्स को या लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को, और वो एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे कस्टमर को सेल करते हैं। तो ऐसे में जो स्टेट गवर्नमेंट एजेंट को दे रही है या लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही है, तो जीएसटी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट पे करेगा। नेक्स्ट, तो इस स्लाइड में है सबसे पहले परचेज ऑफ यूज व्हीकल्स, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप। तो अब इसमें देखिए सप्लायर कौन है? सप्लायर है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास ये सब चीज़ें कहाँ से आई? क्योंकि गवर्नमेंट, भाई कितनी बार हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट के पास सीज के ऑप्शंस होते हैं, सीज कुछ भी सीज या कॉन्फिस्केट करने के राइट्स होते हैं। ओल्ड एंड यूज गुड्स उनके पास रखे होते हैं, कुछ वेस्ट या स्क्रैप रखा होता है। अब गवर्नमेंट उसकी दुकान तो खोलेगी नहीं, तो वो क्या करते हैं, किसी को भी सामान बेच देते हैं। तो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सामान देते हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन उसमें जीएसटी पे करेगा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, तो इसमें बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सप्लायर है, सेम रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे तो रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा। परचेज ऑफ सीमेंट, सीमेंट में है कोई भी पर्सन पे करे, वो सॉरी कोई भी पर्सन सप्लाई करे, लेकिन सप्लाई किसको करे? प्रमोटर को या बिल्डर को। ठीक है, तो प्रमोटर या बिल्डर को पे करना पड़ेगा जीएसटी रिवर्स चार्ज में। प्रमोटर या बिल्डर के अलावा किसी को दिया तो नॉर्मल चार्ज लगेगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गुड्स ट्रेवल एजेंसी, तो सप्लायर कौन है? गुड्स ट्रेवल एजेंसी है। रेसिपिएंट अगर फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, प्रोवाइडेड कि ये टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड हो। अगर इनको अगर ये लोग रेसिपिएंट हैं तो यही लोग जीटीए के अंदर उसका टैक्स पे करेंगे, मतलब आरसीएम लगेगा। लेकिन एक ऑप्शन होता है कि अगर जीटीए के पास दो ऑप्शंस होते हैं, जो जीटीए जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, या तो वो ऑप्ट करेंगे कि वो 5% पे टैक्स पे करें, या फिर वो 12% वाला रेट लें। तो इसलिए रेड हाईलाइटेड पोर्शन में लिखा है कि आरसीएम ऑन जीटीए सर्विसेज इज नॉट एप्लीकेबल इफ जीटीए ऑप्ट्स टू पे द टैक्स ऑन फॉरवर्ड चार्ज एट 12%। अगर उन्होंने 12% का रेट लिया तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, फिर कोई भी आरसीएम नहीं लगेगा। जीटीए के ऊपर एक लास्ट पेज पे भी हम आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे एक एडिशनल पॉइंट भी। ठीक है, नेक्स्ट इज लीगल सर्विसेज ऑफ द एडवोकेट। तो पहला तो इंपॉर्टेंट है समझना कि लीगल सर्विस होती क्या है। क्या हर सर्विस को, कोई भी किसी भी सर्विस को अगर किसी सीए से लिए या फिर कोई एडवोकेट के लिए, तो वो लीगल सर्विस नहीं हो जाती। लीगल सर्विस होती है सर्विस इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ।
किसी भी लॉ में, ज़रूरी नहीं है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स में ही हो या जीएसटी में ही हो, किसी भी लॉ के अंदर आपने किसी से एडवाइस कंसल्टेंसी ली है तो वो लीगल सर्विस है, या फिर रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी। सप्लायर कौन है? इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट्स। रेसिपेंट में बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो बिजनेस एंटिटी को आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। सर्विसेज ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इजी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सप्लायर है, बिजनेस एंटिटी रिसीवर है, तो रिसीवर बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी। देन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बहुत ही सिंपल है। एनी पर्सन, किसी ने भी सप्लाई किया, रेसिपेंट कौन होना चाहिए? एनी बॉडी कॉर्पोरेट, सॉरी यहाँ स्पेस होना चाहिए, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करेंगी। डायरेक्टर सर्विसेज एक्सेप्ट रेमुनरेशन, तो डायरेक्टर्स की कुछ सर्विसेज हैं, मतलब कि डायरेक्टर ने कंपनी को कुछ सर्विसेज दी हैं, तो रेसिपेंट कौन हुआ उसका? कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो उसके अगेंस्ट में जो भी पैसे मिलते हैं सब डायरेक्टर को, तो डायरेक्टर ने कुछ सर्विसेज दी, अब वो सर्विसेज होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दी नॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें रेमुनरेशन नहीं आएगा। तो डायरेक्टर्स के अलावा कोई और सर्विस डायरेक्टर ने किसी कंपनी को दी, कंपनी ने उसका पेमेंट किया, तो यहाँ पे रेसिपेंट कंपनी है, तो कंपनी ही इसमें जीएसटी पे करेगी। इंश्योरेंस एजेंट, तो इंश्योरेंस एजेंट सप्लायर है एंड पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, इंश्योरेंस बिजनेस जो कंपनी है वो पे करेगी जीएसटी। सर्विसेज ऑफ रिकवरी एजेंट, तो हम रिकवरी एजेंट कौन हायर करते हैं? जितने भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हायर करते हैं। क्यों हायर करते हैं? क्योंकि कभी कभी उन्होंने जो लोन दिया होता है उनके पैसे नहीं मिल पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो वो एक रिकवरी एजेंट हायर करते हैं। रिकवरी एजेंट सर्विसेज दे रहा है बैंकिंग को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसी को, तो ये कंपनियां ही जीएसटी पे करेंगी। नेक्स्ट, सर्विस ऑफ ओवरसीज कमिटी, तो सप्लायर कौन है इसमें? मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई, तो आरबीआई ने ही अपना एक ओवरसीइंग कमेटी बनाई है, उसके मेंबर्स सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं किसको? आरबीआई को, तो आरबीआई उसमें जीएसटी पे करेगा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, सर्विसेज ऑफ एन ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, photographer, artist or the like by way of transfer or permitting the use of enjoyment of a copyright। इसमें सप्लायर कौन कौन है? ऑथर हो गया, म्यूजिक कंपोजर हो गया, फोटोग्राफर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, या फिर इनके जैसा ही कोई। रेसिपेंट कौन है? पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर, तो ये लोग इसमें टैक्स पे करेंगे। लेकिन अभी एक अमेंडमेंट आया है 1 अक्टूबर 2019 से, ये सीए फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, कि ऑथर जो है, सिर्फ ऑथर के पास ऑप्शन है कि वो अपना ओरिजिनल लिटरेरी वर्क से रिलेटेड उसको रिवर्स चार्ज में ना दे और वो खुद से फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करे। तो इसके लिए वो जो इन्वॉइस देगा या तो उस पर मेंशन कर दे या फिर इंटीमेट कर दे, उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कि हाँ मैं अपनी सर्विसेज में जो सप्लाई कर रहा हूँ एज ऑथर, उसमें मैं जीएसटी खुद पे करूँगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसमें नहीं लगना चाहिए। तो ये उसके पास ऑप्शन है, इट इज रिकमेंडेटरी नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट वी हैव सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो ये सर्विसेज कोई भी पर्सन देता है प्रमोटर को, तो प्रमोटर को उसमें टैक्स पे करना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है, फिर सेम इज दिस लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड against consideration in the form of upfront amount called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name and for a periodic rent for construction of a project। तो एक लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड जो 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए, ऐसी कोई सर्विसेज कोई पर्सन सप्लाई करता है प्रमोटर को, तो प्रमोटर उस पर जीएसटी पे करेगा। नाउ सर्विसेज ऑफ एन इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं कुछ कुछ, डायरेक्टली मतलब सामान बेचते हैं,
तो ऐसे इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी फर्म्स, तो इंडिविजुअल होना चाहिए, वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, वो कोई पार्टनरशिप नहीं हो, वो कोई एलएलपी नहीं हो। ठीक है, तो उसमें और सर्विस किसको दे रहे हैं? बैंकिंग कंपनी को, एनबीएफसी को, तो ये कंपनियां उसमें जीएसटी पे करेंगी। सर्विसेज ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर, बहुत ईजी, बिजनेस फैसिलिटेटर ने सर्विस दी बैंकिंग कंपनी को, तो बैंकिंग कंपनी पे करेगी। ऐसी किसी सर्विसेज दी एजेंट ने, बिजनेस करस्पॉन्डेंट के एजेंट ने, किसको? बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट पे करेगा। सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज होता है सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। ये सर्विसेज अगर हमने किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दी तो सॉरी, ये सर्विसेज अगर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा किसी ने सप्लाई करी और किसको करी? रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन उसमें टैक्स पे करेगा। अब हमने काफ़ी जगह ये देख लिया कि रजिस्टर्ड पर्सन बहुत बार बहुत जगह आता है। बिजनेस एंटिटी ठीक है, उस पता लगा सकते हैं, बैंकिंग कंपनी ठीक है, आइडेंटिफाइबल है, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन क्या हुई? अगर किसी ने, अगर सपोजिंग मैं यहाँ पे लिखूँ कि यहाँ पे एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सपोज कोई इंडिविजुअल ने सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी और यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं करी, अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर दी, फिर क्या होगा? तो ये चीज़ रजिस्ट्रेशन के सेक्शन 24 जहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे मेंशन्ड है कि जिनको आरसीएम में लायबल है, जो आरसीएम में लायबल है टैक्स जीएसटी पे करने के लिए, उनको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में और फिर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट इसके लिए यही है कि उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए कुछ और पॉइंट। तो इस स्लाइड में है ये 25 to 26 नंबर नए अभी अमेंडमेंट्स आए हैं। सर्विसेज ऑफ हायरिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स विद द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन पेड बाय सर्विस रेसिपिएंट। सर्विसेज ऑफ हायरिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल, तो आपने हायर किया तो ऐसी सर्विसेज सप्लायर, सप्लायर कौन है? पहली बात तो एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, अब सर्विसेज किस चीज़ की है? हायरिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड। जो कंसिडरेशन पे कर रहा है सर्विस रेसिपिएंट, उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है। सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट है बॉडी कॉर्पोरेट, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, प्रोवाइडेड सप्लायर ने 6% सेंट्रल टैक्स और 6% स्टेट टैक्स चार्ज नहीं कराओ। अगर उन्होंने 6% प्लस 6% 12% चार्ज किया है तो फिर वो नॉर्मल चार्ज में जाएगा, फिर बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे नहीं करेगा, मतलब कि रेसिपिएंट टैक्स पे नहीं करेगा। ओके, अच्छा, अब क्योंकि ये नोटिफिकेशन थोड़ा बाद में आई थी और अगर कोई सीए फाइनल का स्टूडेंट इसको देख रहा है तो उनके लिए अलग चीज़ है, क्योंकि उस समय तक लॉ अलग था। उनके लिए क्या है? नेचर ऑफ सप्लाई, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, नॉर्मल। इसमें डायरेक्ट लिख दिया था कि टू अ बॉडी कॉर्पोरेट पे कर रहे हैं और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। और सप्लायर में क्या था? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सेम था, बट उनमें टैक्स था 2.5% सेंट्रल टैक्स प्लस 2.5% स्टेट टैक्स ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विद इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट आईटीसी भी उनको मिल जाता ओनली इफ इनपुट सर्विस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। अगर उस सप्लायर का इनपुट सर्विसेज जो है वो भी सेम लाइंस पर ही है, सेम लाइंस पर ही है, मतलब वो भी हायरिंग के लिए ही थी और वो आगे फर्दर हायरिंग पे दे रहा है, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, वरना फिर नॉर्मल चार्ज में जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सर्विस ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम 1997 ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, एज अमेंडेड। ये भी नया अमेंडमेंट है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सपोजिंगली सपोजिंगली हम मान के चलते हैं एक पर्सन ए है, पर्सन बी है और बीच में है कोई कंपनी। कंपनी हम ले लेते हैं सपोजिंगली टाटा। ठीक है, पर्सन ए के पास ऑलरेडी कुछ शेयर्स हैं टाटा कंपनी के, पर्सन बी कुछ शेयर्स खरीदना चाहता है, तो पर्सन बी ने स्टॉक मार्केट से मतलब डील कर ली टाटा के साथ कि भाई मैं इतने शेयर आपसे खरीदूंगा। टाटा ने कहा कि ठीक है, हम आपको सपोजिंगली 200 शेयर्स हम आपको बेचेंगे। लेकिन ऐसी हो सकता है कि कोई सिचुएशन हो कि टाटा के पास अभी शेयर्स बचे ही ना हो, सब सारे शेयर्स जितने भी थे वो सब इशू कर चुके हैं, सब मार्केट में है, बट अब उन्होंने तो डील कर ली। तो टाटा क्या करेगी? टाटा
पर्सन ए से कहेगी कि भाई मैं आपसे कुछ टाइम के लिए आपके शेयर्स 200 शेयर्स उधार ले सकता हूँ, उसके बदले में फीस पे करेगी टाटा। तो ये एक स्कीम, न्यू स्कीम आई है, सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। तो ऐसे में जो पर्सन ए है वो अपने सिक्योरिटीज लेंड करता है, और पर्सन बी बोरो, और टाटा बोरो करता है, बोरो करके वो पर्सन बी को दे देता है। अब इसके बारे में और भी चीज़ें हैं, बट उसमें ना जाते हुए इसमें अगर हम सिर्फ रिवर्स चार्ज की बात करें तो बेसिक आइडिया दे दिए लैंडिंग स्कीम के बारे में होता क्या है। तो सप्लायर कौन है? लेंडर, मतलब कि जिसने अपने शेयर्स किसी इंटरमीडिएट के पास रखवा दिए। रेसिपेंट कौन है? बोरोवर, बोरोवर मतलब कि टाटा। तो जो भी अब ये, क्योंकि ये सर्विस है, इसको सर्विस माना गया है जीएसटी में, तो इस पे कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलेगा सप्लायर को, मतलब कि लेंडर को वो कुछ फीस चार्ज करेगा, उस फीस पे जीएसटी लगेगी क्योंकि ये सर्विस मानी गई है। क्योंकि ये इस पे जीएसटी लगेगा तो ये रेसिपेंट मतलब कि बोरोवर जो है टाटा कंपनी, वो रिवर्स चार्ज में आ जाएगा, और उन बोरोवर को ही इसमें रिवर्स चार्ज में टैक्स जीएसटी पे करना पड़ेगा। Okay, next is any service supplied by any person who is located in non-taxable territory to any person other than non-taxable online recipient. Supposingly इंडिया में बहुत सारी सर्विसेज, आज सब कुछ मैक्सिमम आजकल ऑनलाइन चल रहा है, तो किसी ने कोई सर्विस ली ऑनलाइन, लेकिन प्रोवाइडर था यूएस में बैठा हुआ। यूएस वाले ने इंडिया वाले को ऑनलाइन सर्विसेज ट्रांसफ़र कर दी, पैसे चार्ज करे, पैसे उसको मिल गए। तो ये इंडियन ऑनलाइन रेसिपिएंट जिसने मंगाया है, ठीक है, कौन है रेसिपेंट? एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट। तो टैक्सेबल टेरिटरी में आप बैठे हैं, आपने कुछ ऑनलाइन सर्विसेज मंगाई हैं, तो आपको जीएसटी में टैक्स पे करना पड़ेगा। और सप्लायर कौन था? एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। इंडिया की टेरिटरी से कोई भी बाहर बंदा बैठा है, उसने ऑनलाइन सर्विसेज आपको दी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अब जीएसटी पे करोगे। 28 नंबर पे है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाया वेसल, इसमें भी है सप्लायर कौन? पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कि गुड्स बाहर से आ रहे हैं वेसल के थ्रू। तो और रेसिपेंट कौन हो गया? अब जब बाहर से आ रहे हैं तो इम्पोर्टर हो गया, तो जो इम्पोर्टर है वही टैक्स पे करेगा। तो अभी ये एक लास्ट सर्विस है, इसमें क्या है कि सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी। मतलब कि सारी सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी वगैरह बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं वो सब आरसीएम में आ जाएंगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, एक्सक्लूडिंग क्या क्या एक्सेप्शन है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो नहीं आएगा। कुछ सर्विसेज और हैं, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज। सेकेंड, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, इसमें आरसीएम नहीं आएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, इसमें आरसीएम नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बिजनेस एंटिटी को देती है तो बिजनेस एंटिटी आरसीएम के अंडर टैक्स पे करेगी। बी पॉइंट में है सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट। तो ऊपर एक्सक्लूड हो गया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फिर से कवर कर लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी रेंटिंग की सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज किसी ऐसे बंदे को देते हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो फिर उसमें आरसीएम आएगा। ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जीटीए और सिक्योरिटी सर्विसेज को लेके। इसमें क्या है कि ऑल दोनों पॉइंट सेम है, सिक्योरिटी सर्विसेज थोड़ा सा अलग है। मेजर पॉइंट सेम ये है कि आरसीएम दोनों पे लगता है। अब अगर ऐसे केस में जीटीए ने अपनी कोई सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज किसी गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट को या लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी को दी, अब अगर वो गवर्नमेंट एजेंसी तो रजिस्टर्ड होगी, लेकिन अगर वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए लिया है गवर्नमेंट ने टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, और वो ये गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर लोकल अथॉरिटी कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं करती हैं, तब फिर आरसीएम नहीं लगेगा, तब फिर नॉर्मल चार्ज में जीटीए को टैक्स पे करना पड़ेगा। सेम चीज़ सिक्योरिटी सर्विसेज में भी है। सिक्योरिटी सर्विसेज में जैसे हमने पढ़ा था कि सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, तो ऐसे में वो लोग भी अगर ये सर्विसेज किस अगर ये सर्विस, सिक्योरिटी सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज को दी हैं,
सेम रीज़न, अगर वो रजिस्टर्ड है ओनली टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 51 एंड नॉट फॉर मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई, तो RCM नहीं आएगा, तो नॉर्मल चार्ज लगेगा। सिक्योरिटी सर्विस में एक एडिशनल पॉइंट है कि उन पे भी RCM नहीं लगेगा अगर रेसिपिएंट है रजिस्टर्ड पर्सन बट ही इज पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो उस पर भी RCM नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये था पूरी लिस्ट RCM की GST के अंदर, अपडेटेड लिस्ट। कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा फ़ोन नंबर और मेरी मेल ID लिखी हुई है, प्लीज़ मेरे को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।